नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना चैनल SST गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारी 1000 MCQ सीरीज़ को इतना प्यार और समर्थन दिया, लेकिन जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। आई होप आप आगे सभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार मुझे मिल पाएगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए अब हम नए विषय की शुरुआत करते हैं। आज से हम CDP की क्लास शुरू कर रहे हैं। सिर्फ CDP का ही नहीं, आज मेरा CDP का क्लास है और ऐसे सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का भी क्लास लगातार चलते रहेगा और साथ में CDP का भी क्लास चलेगा। सभी टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो सोशल साइंस से टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन एवं मूल्यांकन क्या है? सबसे इजी वे में जानिए असेसमेंट क्या है। तो असेसमेंट का मतलब होता है जानना और इवोल्यूशन का मतलब होता है निर्णय करना, किसी भी चीज़ का निर्णय करना। और फिर आकलन का परिभाषा देखते हैं। आकलन छात्रों के अधिगम को जानने के लिए जानकारी एकत्र करने की वैज्ञानिक तरीका है। मतलब कि छात्रों का अधिगम, छात्र कैसे सीख रहे हैं, इनके बारे में जानने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे आकलन कहा जाता है। आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है स्टडी के, उनका ग्रोथ डेवलपमेंट के समय। तो चलिए आकलन में क्या क्या होता है, किस तरह के आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि मापन पर आधारित होता है, मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे से, क्लास के सभी बच्चे से पढ़ाई के दौरान क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। टीचर क्वेश्चन करेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 3 या 4 क्वेश्चन में जैसे जैसे स्टूडेंट जवाब देते जाएंगे तो इसके थ्रू आकलन होगा कि कोई बच्चा 3 दिया, कोई बच्चा 2 दिया, कोई बच्चा 1 दिया। तो इस तरह से उनका मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये हो गया मापन आधारित। फिर अगला है क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक, कि कितना दिया, मतलब कि कितना दिया, दैट मीन्स जैसे काउंट करके 3 दिया तो 3, ये क्या हो गया मात्रात्मक, मात्रा के आधार पर मापना। अब 4 प्रकार के मापन होता है। एक होता है नामांकन मापन, मतलब कि नाम के आधार पर, और क्रमिक मापन, मतलब कि सबसे पहले कौन दिया, फिर कौन दिया, फिर ऐसे क्रम के आधार पर मापा जाता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि 5 उंगली है, 5 उंगली में सबका क्रम अलग है, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। इस तरह से क्रमिक मापन होता है। अंतराल मापन, कि पढ़ाई के दौरान जो स्टडी में गैप आ रहा है तो उस अंतराल, उसके बीच का गैप को मापा जाता है कि कितना गैप है, और ये गैप का फिर निदान भी किया जाता है। अनुपातात्मक मापन, अनुपात में भी मापा जाता है। तो ये होता है आपका मापन, मेजरमेंट। आकलन मेजरमेंट से भी होता है। चलिए अब असेसमेंट का हम लोग देखते हैं उद्देश्य क्या है, आखिर असेसमेंट करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो ये बच्चों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है, बहुत ज़रूरी, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे उनका ग्रोथ हो रहा है, कैसे वो सीख रहे हैं, अधिगम कैसे कर रहे हैं। ये हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। लर्निंग गैप, उनके लर्निंग गैप कहाँ पर हो रहा है, लर्निंग के दौरान तो जो गैप होता है उनको पहचानने के लिए आकलन किया जाता है, ताकि अगर गैप को पकड़ लिया जाए तो उसे निदान किया जा सकता है, उनकी गलतियों को समझा जा सकता है और समझ करके उसका निदान किया जा सकता है। और अगला है निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, जानकारी देना। मतलब लास्ट में डायग्नोस्ट करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, निदान किया जाता है। तो ये हो गया आपका आकलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन में बनते हैं, इसलिए आप इसे छोड़िएगा मत। अब इसका उपयोग क्या क्या होता है, तो उपयोग देखिए, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग में इसका उपयोग होता है कि उसका उपचार चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट का लर्निंग में डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको समझ करके उसका उपचार किया जाता है कि इसे किस तरह से इसे हम शिक्षण दें, अधिगम दें, ताकि ये सीख सके। तो ये हो गया। अगला लिमिटेड टीचिंग आकलन असेसमेंट से होता है। इसका उपयोग किया जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री यूज करके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करके, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पेडागोजिकल अप्रोच, मतलब कि आपका शैक्षिक दृष्टिकोण से भी किया जाता है। शिक्षण विधि का भी उपयोग
किया जाता है। तो ये हो गया आपका उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोग को भी आप याद करिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट में दिया हुआ है कि याद रखें, अच्छा आकलन बेहतर शिक्षण की पहली सीढ़ी होता है। अगर अच्छा आकलन जो होता है बेहतर शिक्षण की पहली सीढ़ी होता है। आकलन अगर हम नहीं करेंगे तो स्टूडेंट के बारे में हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये पहली सीढ़ी होता है, आकलन के बाद फिर मूल्यांकन होता है। तो नेक्स्ट देखिए, अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन से पहले आकलन का हम लोग प्रकार पढ़ लेंगे। प्रकार क्या है, आकलन के कितने प्रकार होते हैं? आकलन के यहाँ पर 4 प्रकार दिए गए हैं। तो इसमें पहला है निदानात्मक, आपका डायग्नोस्टिक, जिसमें है, आप ध्यान से देखिए, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना। मतलब निदान, अगर पता नहीं लगेगा कि वो सीख क्यों नहीं पा रहा है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट 4 है या 20 है स्टूडेंट क्लास में, अब 20 में 10 स्टूडेंट बहुत अच्छे से एक बार में सीख गया और बाकी स्टूडेंट को कठिनाइयाँ हो रही, किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो इसको आकलन के थ्रू हम लोग समझ सकेंगे। तो ये जो होता है सीखने की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, इसी को बोला जाता है निदानात्मक। अगला है उपचारात्मक। उपचारात्मक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने पढ़ाया इंग्लिश का टॉपिक टेंस में कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पकड़ लिए और कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाए, तो हम उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। पहले उस कमी को हम लोग पकड़ेंगे, और जब हम लोग कमी को पकड़ेंगे मतलब निदानात्मक, सीखने की कठिनाई का पता लगाना इसको बोलते हैं। और जब हम लोग को कमी पता चल जाएगा, टीचर को अगर पता चल जाता है, तो उसे शिक्षण विधि या जो भी अप्रोच अपनाने पड़े उस अप्रोच के थ्रू वो क्या करेंगे, उसके कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसे को बोलते हैं उपचारात्मक। अगला है योगात्मक, सबमेटिव। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिए, डायरेक्ट इंग्लिश में भी पूछ देता है, इसलिए सीडी पे ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड आपको हेल्पफुल करेगा, हेल्प देगा बहुत ज़्यादा। सममेटिव, समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन, मतलब जितना उपलब्धि हुआ है उसका पूरा मूल्यांकन, मतलब कि वो कितना सीखा, क्या क्या, तो सारा का मूल्यांकन। उसके बाद प्रारूपात्मक, फॉर्मेटिव, अधिगम के दौरान निरस्तर आकलन, मतलब कि जो अधिगम के दौरान जो बीच बीच में आकलन किया जाता है उसी को फॉर्मेटिव आकलन का। याद करने का ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस तरह से चाहे अपना ट्रिक बना करके याद रख लीजिएगा। असेसमेंट मतलब जानकारी लो, कलेक्ट करो या मापन करो। जानकारी लो और मापन करो, 2 तरह का असेसमेंट होता है। इवोल्यूशन वैल्यू मतलब कि मूल्य दो और निर्णय लो, मतलब जस्ट मूल्य दो और वैल्यू दो और निर्णय लो, वैल्यू करके निर्णय लो। तो इस तरह से आप अपना बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है खुद का। अब चलते हैं हम लोग मूल्यांकन। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन का परिभाषा पहले जानते हैं। छात्रों के अधिगम का निर्णय करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। जैसे छात्रों के अधिगम का निर्णय करने की प्रक्रिया है ये, अब अधिगम कितना प्राप्त हुआ उसका निर्णय लेना ही क्या है, ये मूल्यांकन है। कि मूल्यांकन में देखिए मूल्य निर्णय देता है, मूल्य क्या है, निर्णय देता है। गुणात्मक, ये क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है मूल्यांकन? क्वालिटेटिव होता है। अब ये इसमें आपको संपूर्ण पक्षों को देखा जाता है, ये कि हर तरह, सिर्फ स्टडी का नहीं, जितना भी उसका डेवलपमेंट हुआ है अधिगम के दौरान उस सभी को ओवरऑल देखा जाता है यहाँ पर। गुणात्मक होता है, उपयोग क्या क्या किया जाता है, और ये आपका व्यापक प्रक्रिया भी है। मात्रात्मक एवं थोड़ा इसमें गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक तो है प्लस इसमें लिख दीजिएगा आप मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है इसमें, और एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है ये आपका, ये रॉन्ग है, यहाँ पर रॉन्ग है, इसको काट लीजिएगा आप। मात्रात्मक होता है। अब उपयोग क्या किया जाता है? छात्रों की प्रगति का निर्णय लेने में, की प्रगति का निर्णय लेने में, और योग्यता निर्धारण करने में, और कक्षा में अगली स्थिति तय करना। विद्यालय प्लस मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का मतलब ओवरऑल हो गया आपका कि संपूर्ण पक्षों को देखा जाता है कि मान लीजिए कि जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम या फाइनल एग्जाम, ये होता है मूल्यांकन। जैसे बच्चे 6 मंथ तक क्या पढ़े, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट क्या हुआ, वो क्या अधिगम कर पाए, तो एग्ज़ाम लेकर के उसे मूल्यांकन किया जाता है कि हाँ वो कितना सीख पाया। तो ये पूरी तरह से मूल्यांकन क्या है। अब चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण की आकलन और मूल्यांकन में थोड़ा सा डिफरेंस।
क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जानकारी एकत्र करना, आकलन हुआ, और निर्णय करना, ये मूल्यांकन हुआ। मापन पर आधारित होता है, मापन पर आधारित होता है, और ये मूल्य निर्णय पर आधारित होता है। ये मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक, लेकिन ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक ये प्रक्रिया है, ये परिणाम है। ये प्रक्रिया है मतलब कि अधिगम के दौरान होता है ये, और ये परिणाम है मतलब लास्ट में, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम देना तो उसका रिजल्ट जो आया तो ओवरऑल ये होता है, और ये निरंतर चलते रहता है, ये समापन होता है लास्ट में। जैसे कि हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम दिए तो ये समापन पर होता है। तो ये इसके थोड़ा सा अंतर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए कि आकलन सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए है। ये जो आकलन है सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए है। मूल्यांकन सीखने के परिणामों पर निर्णय लेने के लिए है, जैसे कि सीखने के दौरान जो परिणाम क्या मिला उस पर निर्णय लेने के लिए है मूल्यांकन। दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है। आकलन नहीं होगा तो लास्ट में मूल्यांकन भी करना मुश्किल होगा। तो ये पूरक है दोनों, और एक दूसरे के विरोधी नहीं है, याद रखिएगा ये आपका मेन। तो ये था। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे कि आकलन एवं असेसमेंट के बारे में हम लोग, असेसमेंट एवं एवोल्यूशन के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं असेसमेंट और एवोल्यूशन के बारे में और थोड़ा जानकारी, डीप नॉलेज ले लेते हैं। कि जैसे देखिए, फर्स्ट है आपका लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया में आकलन का सतत एवं अधिगम अंग के रूप में समावेश होता है। ये दोनों में समावेश होता है। और मूल्यांकन आकलन से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके उससे मूल्य निर्णय करता है, मतलब कि लास्ट में, ये तो आप पढ़े हैं। और उसके बाद अगला है यह अधिगम के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्र करने में सहायता करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और ये क्या करता है, यह अधिगम की उपलब्धियों, प्रगति और गुणवत्ता का निर्णय करता है। ये उपलब्धि और प्रगति, गुणवत्ता का निर्णय करता है, मतलब कि कितना उसमें प्रगति हुआ है, उपलब्धि कितना उपलब्ध कर चुका है, और क्या गुण है उसमें, इसका निर्णय करता है। ये मतलब लास्ट प्रोसेस इसको बोलता है, इवोल्यूशन को। अब नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग, मतलब कि निदानात्मक। रेमेडियल मतलब उपचारात्मक। उपचार क्या क्या, यह अधिगम परिणामों के आधार पर कमजोरियों की पहचानता है, मतलब कि जो उसके में कमजोरी है उसका पहचान करता है, मतलब कि वो कमजोरी को पहचानता है, मतलब डायग्नोस्ट करता है। और उनके सुधार के लिए शिक्षण की रणनीति बनाता है, और सुधार के लिए शिक्षण की कमजोरी पहचान करके क्या करता है, रिमेडियल टीचिंग देता है, मतलब कि सुधार करता है उसमें। लेकिन इवोल्यूशन में आप देखिए, इवोल्यूशन में यहाँ पर यह निर्णय लेता है कि अधिगम प्रभावी हुआ या नहीं। ये आपका इवोल्यूशन का है। यदि नहीं तो आगे सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए, इसका निर्णय करता है। अगर नहीं हुआ है तो आगे में सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए, इसका निर्णय लेता है। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए असेसमेंट में कि यह विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों की पहचान करता है, मतलब कि कठिनाई, लर्निंग गैप को वो पहचानता है कि लर्निंग में गैप कहाँ पर आए, कितने गैप आए हैं उसकी पहचान करता है। और उसके कारणों का विश्लेषण करके निदान करता है। कारण कि गैप क्यों हुआ और कितना गैप हुआ, तो इसका कारण जान करके उसका निदान करता है। ये हुआ असेसमेंट, मतलब कि ये लर्निंग के दौरान ये होता है, और इवोल्यूशन क्या होता है, लास्ट में होता है। तो कुछ ये टॉपिक सेम वही है, बट कुछ ज़्यादा डीपली है ये नॉलेज, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इधर देखिए आप कि यह विद्यार्थियों की प्रदर्शन स्थिति का विश्लेषण करके उसकी गुणवत्ता का निर्णय करता है, मतलब विद्यार्थियों की प्रदर्शन स्थिति का विश्लेषण वो करता है, उसके बाद उसकी गुणवत्ता पर निर्णय लेता है कि उसकी गुणवत्ता कितना है, क्या है। यह बताता है कि अधिगम के कौन से पहलू अच्छे हैं और कितने सुधार की आवश्यकता है, मतलब कौन से पहलू अच्छे हैं और कितने अभी सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग में देखिए, यह पहचानी गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष उपाय है, जैसे कि जो कठिनाइयों को पता किया गया उसे पहचाना गया और उसके उपाय या सुधारात्मक शिक्षण देता है उसके कठिनाइयों को दूर करने के लिए। उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें सुधार आ सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल्यांकन में यह सुधारात्मक शिक्षण के बाद पुनः मूल्यांकन करके परिणामों की जांच करता है, और ये पूरा मूल्यांकन सुधारात्मक शिक्षण के बाद पुनः मूल्यांकन करता है कि इसमें सुधार आया या एज इट इज वैसे ही है, उसके परिणाम की जांच करता है, मतलब कि लास्ट में एग्जाम लेकर के पता करता है कि पहले ही इतना स्कोर आ रहे हैं, पहले ही इतना वो स्कोर आया है या फिर उसमें सुधार हुआ है। तो ये लास्ट प्रोसेस से परिणाम की जांच करता है, यह निर्णय करता है कि सुधारात्मक प्रयास कितने प्रभावी रहे।
अगर प्रभावी रहेंगे तो वो फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा करेगा, और प्रभावी नहीं रहेगा तो एज इट इज़ पहले जैसा ही रहेगा। तो अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है तब तो आगे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, नहीं तो फिर कोई और भी विधियाँ अपनाई जाएगी सुधार के लिए। तो ये यहाँ पर बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, यह विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सीमित और लक्षित शिक्षण प्रदान करता है। मतलब सीमित और लक्षित शिक्षण प्रदान करता है, जिसे हम लिमिटेड टीचिंग भी बोलते हैं। लिमिट में देता है, विशेष आवश्यकता वाले और कम प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। यह सबके लिए उपयोगी नहीं है सीमित और लक्षित, ये विशेष आवश्यकता वाले कम प्रदर्शन करने वाले के लिए उसे ये सीमित और लक्षित शिक्षण प्रदान किया जाता है, कि बता दिया जाता है कि हाँ ये उसकी में कमी को देख करके जाना जाता है कि हाँ ये आगे किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकता है, क्या कर सकता है, उस तरह का इनको शिक्षण दिया जाता है। बहुत सारे बर्डन शिक्षण का नहीं डाला जाता है इन पर। और इसमें देखिए आप, यह सीमित शिक्षण के प्रभाव की जांच, जो सीमित शिक्षण दिया गया उसके प्रभाव की जांच करता है, और यह निर्णय करता है कि लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है, जो फिर उसके बाद उसके उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई उसके बारे में भी ये बताता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का कहने का मतलब है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और इसके बाद होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहने का मतलब है जैसे कि ये प्रोसेस, मतलब कि जब टीचिंग होते रहता है उसके दौरान ये चलता है, मतलब कि ड्यूरिंग द टीचिंग, मतलब टीचिंग के दौरान जो चलता है इसको फॉर लर्निंग कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब इन एंड पर होगा, अंत में होता है, ये अंत में होगा। और असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट स्वयं मूल्यांकन, खुद पर का मूल्यांकन करना। पीयर असेसमेंट सहपाठी मूल्यांकन हो गया, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो अपना एक पेज लर्न किए, आंख बंद करके उसको खुद से बोलने का कोशिश करेंगे, तो इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। और पीयर असेसमेंट बोलेंगे खुद याद कर लिए और बोलेंगे कि अपने घर में अपने भाई बहन या फिर किसी और से भी, अपने क्लास के कोई भी बच्चे से बोलेंगे कि हाँ मेरा तुम सुनो मुझे कितना लर्न है, तो इसको पीयर असेसमेंट सहपाठी मूल्यांकन कहेंगे। और पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है। ट्रिक याद करने का ट्रिक आप कर सकते हैं, आकलन, जानकारी इकट्ठा करो, जानकारी को पहले इकट्ठा करो, इवोल्यूशन निर्णय करो, इवोल्यूट करो, कलेक्ट, एनालाइज और डिसाइड करो। पहले कलेक्ट करो और उसके बाद एनालाइज करो, फिर डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये हो गया आपका। कुछ इधर उदाहरण भी याद रखने का दिया हुआ है। आकलन सीखने के दौरान होता है, मूल्यांकन सीखने के बाद होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये चीज़ आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बातें, आकलन निरंतर प्रक्रिया है जबकि मूल्यांकन अंतिम निर्णय प्रदान करता है। उदाहरण, कक्षा में प्रश्न पूछना आकलन है और परीक्षा परिणामों का विश्लेषण कर ग्रेड देना मूल्यांकन है। तो बहुत ईजी है, जब हम लोग ग्रेड देते हैं लास्ट में एग्जाम में या फिर टेस्ट भी हुआ तो उसको आप मूल्यांकन कहेंगे। लेकिन क्लास में जो हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्लास के दौरान बच्चे में कमियों को ढूंढते हैं या प्रश्न पूछते हैं, तो वो है आकलन। तो ये था आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप इतना अगर इवोल्यूशन और असेसमेंट और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिए तो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए नीचे में दिया हुआ है, आकलन, जानकारी एकत्र करना, मूल्यांकन, निर्णय करना, दोनों मिलकर अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक मैं बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।